हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इसका रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिवीजन वीडियो है ये, ध्यान रखना। विद्युत धारा चैप्टर नंबर थर्ड है ये। ठीक है, तीसरा चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है बच्चों कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो ये चैप्टर अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कितने नंबर का चैप्टर है? 5 नंबर का चैप्टर है। दूसरी बात, इसके अंदर मीटर सेतु वगैरह भी टॉपिक आते हैं, विभव मापी भी टॉपिक आता है। तो ये आसान है, जो आप लोग प्रैक्टिकल में भी इन्हें पढ़ चुके हो। तो कितने नंबर का चैप्टर है ये? 5 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर की शुरुआत होती है किससे? विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई से इसे लिखते हैं और किसके बराबर होती है? Q/T के बराबर होती है। मात्रक की बात करें, मात्रक तो आवेश का मात्रक पता है आपको क्या होता है? कूलाम। समय का क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो कूलाम बटा सेकंड इसका मात्रक होता है। देखिए, धारा जो है वो 7 मूल राशियों में से एक राशि है, तो इसका एक खुद का मात्रक होता है जिसे कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। और विमा लिखते हैं A1, यानी कूलाम बटा सेकंड जो है ये किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। 7 मूल मात्रकों में से एक मात्रक होता है एम्पियर। विमा लिखते हैं इसकी A1। किस प्रकार की राशि है? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसकी। ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि। हालांकि धारा की क्या होती है? धारा की दिशा होती है, परंतु फिर भी किस प्रकार की राशि है? ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि सदिश राशि के लिए 2 कंडीशन होती है, एक दिशा होनी, दूसरा जो सदिश योग है, सदिश योग का क्या करनी चाहिए? पालन करनी चाहिए। परंतु धारा किसका पालन नहीं करती है? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए धारा किस प्रकार की राशि है? एक अदिश राशि है। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। I = Q/T इसका फॉर्मूला होता है। मात्रक किसका? एम्पियर होता है। अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। धारा घनत्व और गतिशीलता 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो धारा घनत्व जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा। ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। जैसे इसे लिखते हैं I/A इसका फॉर्मूला होता है। A या S क्षेत्रफल को आप लिखते हो। ठीक है, कैसी राशि है ये? तो ये एक सदिश राशि है। मात्रक लिखें तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और भाग में क्या लिखा गया है? क्षेत्रफल। तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। विमा लिख सकते हो आप लोग। A के लिए तो A1 ही आएगा, परंतु मीटर स्क्वायर के लिए क्या आता है? L⁻² आती है। भाग में लिखी हुई है, ऊपर जाएगी L⁻² और साथ में क्या आ जाएगा? एम्पियर का A1 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। इसके बाद में कुछ टर्म और आती है, जैसे माध्य मुक्त पथ। क्या आती है? माध्य मुक्त पथ। किससे लिखा जाता है? इसे लैम्डा से लिखा जाता है। लैम्डा बार भी लगा सकते हो आप लोग। एक आता है माध्य विश्रांति काल। माध्य विश्रांति काल क्या आता है? माध्य विश्रांति काल आता है। किससे लिखा जाता है? टो से या टो बार से हम लोग इसे लिख सकते हैं। एक आता है अपवन वेग। अपवन वेग, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर माध्य मुक्त पथ क्या होता है? तो माध्य मुक्त पथ का मतलब है कि जब हम लोग किसी चालक की बात करते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त आवेश वाहक पाए जाते हैं, जो अनियमित रूप से लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और गति के दौरान आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। तो 2 क्रमागत टक्करों के मध्य जो दूरी तय की जाती है, 2 क्रमागत टक्करों के मध्य दूरी, 2 क्रमागत टक्करों के मध्य दूरी, 2 क्रमागत टक्करों के मध्य दूरी जो होती है, इसे क्या कहा जाता है? मुक्त पथ कहा जाता है। ध्यान रखना कि 2 क्रमागत टक्करों के मध्य कण जो है वो कैसे पथ में गति करता है? तो वो सरल रेखीय पथ में गति करता है। कैसे पथ में गति करता है? सरल रेखीय पथ में गति करता है। और 2 क्रमागत टक्करों के मध्य जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? मुक्त पथ कहा जाता है। और लैम्डा से उसे दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाया जाता है। अब सभी कण टक्कर करेंगे, सभी कणों के लिए, सभी जो आवेश वाहक है उनके लिए क्या आएंगे? मुक्त पथ आएंगे। उन सभी मुक्त पथों का जब मध्य आप लोग निकालोगे तो वो मध्य क्या कहलाएगा? मध्य मुक्त पथ कहलाएगा। और किससे लिखा जाएगा? लैम्डा बार से उसे लिखा जाएगा। ठीक है, और जो 2 क्रमागत टक्करों के मध्य समय लगता है उसे कहा जाता है विश्रांति काल। और टो से उसे लिखा जाता है। और सभी विश्रांति कालों का जो मध्य आएगा वो क्या कहलाता है? मध्य विश्रांति काल कहलाता है। किससे लिखा जाता है? टो बार से लिखा जाता है। एक परिभाषा आती है किसमें? अपवन वेग की। इसमें किसकी परिभाषा आती है? अपवन वेग की आती है। अब देखिए हम लोगों ने चालक पर क्या कर दिया है? विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। जैसे ही आप लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो तो विद्युत क्षेत्र की वजह से जो आवेश वाहक है उन पर एक बल लगता है।
क्या लगता है, बल लगता है। ये माइनस दर्शा रहा है कि इस बल की दिशा क्या होती है, इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगता है, बल लगता है। चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर जो आवेश वाहक है उन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। इस बल के प्रभाव में ये जो आवेश वाहक है ये क्या करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, और इनका जो नियमित औसत वेग है, क्या है, जो नियमित औसत वेग है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत नियमित औसत वेग है। इस नियमित औसत वेग को किस नाम से जाना जाता है, तो इस नियमित औसत वेग को जाना जाता है बच्चों अपवन वेग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, अपवन वेग के नाम से जाना जाता है। वेग को v से लिखते हैं और बिल्कुल इसके यहाँ पर क्या लिख देते हैं, स्मॉल d लिख देते हैं। d का मतलब ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, ड्रैग करना, घसीटना, ये सारी टर्म काम में ली जाती है। तो vd जो है वो क्या है, अपवन वेग है, ठीक है। ये सारी टर्म आती है, अपने पास में कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब अपने टॉपिक पढ़ेंगे अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र जो होता है इसमें क्या संबंध होता है। देखिए टॉपिक आता है अपना विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग में संबंध। विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग में संबंध, अपवन वेग में संबंध। चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हो। फॉर्मूला क्या आता है इसके लिए, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो वी डी इक्वल टो ई अपॉन एम, और ई आता है, क्या आता है, टो ई अपॉन एम इंटू ई आता है। किसका फॉर्मूला, वी डी का, यानी विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग में ये क्या होता है, संबंध होता है। रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसलिए फॉर्मूले को मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखिए कि इसे व्युत्पन्न कैसे करेंगे। तो कोई भी एक चालक है, उसमें क्या है, आवेश वाहक है। मान लिया कि एकांक आयतन में आवेश वाहक कितने हैं, एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या, तो ये जो संख्या है आवेश वाहकों की, ये संख्या मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल n है। कितनी है, स्मॉल n है। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते तब ये क्या कर रहे हैं, अनियमित वेग से गति कर रहे हैं। u1 u2 u3 और एक कण का वेग होगा un। इस अनियमित वेग से ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं और लगातार गति करते जा रहे हैं, ठीक है। इनका जो विश्रांति काल आएगा टक्करों के लिए वो आएगा टो 1 टो 2 टो 3 और टो n। ध्यान रखना ये तो सदिश है, वेक्टर लगाएंगे इन पर तो, परंतु ये जो समय है ये क्या होता है, अदिश होता है। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है। ये सारे के सारे ए वेक्टर त्वरण से क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। ए वेक्टर त्वरण से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, ये गति करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है तो टक्कर से पूर्व इनका जो वेग आएगा, टक्कर से पूर्व वेग जो आएगा वो देखिए कितना आएगा, तो ये आएगा u प्लस ए टो 1। क्या आया, u1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टो। जैसे लिखते हैं ना v इक्वल यू प्लस ए टी, गति की पहली समीकरण लिखते हैं v इक्वल यू प्लस ए टी। ए तो सभी के लिए समान है इसलिए क्या लिखा है, सीधा ए लिखा है। ध्यान रखना इस पर वेक्टर नहीं लगा रहे, ये क्या है, समय। इसी प्रकार दूसरे कण के लिए बात करें तो क्या आएगा, टो वेक्टर प्लस ए वेक्टर और टो 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनवा कण आ जाएगा टो यू एन प्लस ए वेक्टर टो एन, ठीक है। एनवा कैसे लिखा है, यहाँ पर एन आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है। ये क्या है, टक्कर से पूर्व इन सभी के वेग है। अब देखिए अपवन वेग क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है इसकी वजह से जो नियमित औसत वेग होता है ये क्या होता है, अपवन वेग होता है। यानी ये जो सारे वेग है इनका क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये करते करते लास्ट में एनवा मान आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। इनका औसत निकालना है तो संख्या कितनी है आवेश वाहकों की, स्मॉल n है। तो स्मॉल n से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो किसका मान आ जाएगा, अपवन वेग vd का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन u1 u2 इनको एक साथ लिखते हैं और ये जो टर्म है इनको एक साथ लिखते हैं। तो vd वेक्टर इक्वल देखिए क्या आएगा, ये आएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर, और ऐसे करते करते कौन आ जाएगा, un वेक्टर आ जाएगा, और किसका भाग लगेगा इसमें, स्मॉल n का लगेगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा, देखिए ए वेक्टर तो सभी में आ रहा है, कॉमन आएगा, और इसके अंदर आएगा टो 1 टो 2 और टो n, ठीक है, और भाग लगेगा किसका, स्मॉल n का, ठीक है। ये अपने पास में आ जाता है अपवन वेग। अब देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसका तो मान कितना होगा, 0 होगा। इस टर्म का मान कितना होगा, 0 होगा। ये क्या आ जाएगी,
शून्य आ जाएगी। क्यों शून्य आ जाएगी? क्योंकि ये क्या है, इनका ऊष्मीय वेग है। कौन सा वेग है? ये ऊष्मीय वेग है। ऊष्मीय वेग का औसत मान है। ऊष्मीय वेग अब क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते तो ताप की वजह से सारे आवेश वाहक क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इसलिए इस वेग को क्या नाम देते हैं, ऊष्मीय वेग नाम देते हैं। और टक्कर से पूर्व सभी का नियमित वेग जो है वो कितना, नियमित वेग तो सभी का होता ही नहीं, तो कुल वेग उनका जो है वो कितना आता है, 0 आता है टक्कर से पूर्व, क्योंकि यादृच्छिक रूप से ये क्या करते हैं, लगातार गति करते हैं, इसलिए ऊष्मीय वेग का मान कितना आता है, इनका 0 आता है। आपको अलग से लाइन में लिखना है कि u1 u2 और un वेक्टर के साथ में, और बाद में n जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये क्या है, ऊष्मीय वेग है। ये वाली जो टर्म है इसे देखिए आप लोग, ये जो टर्म है इसका मान किसके बराबर आएगा? तो ये आपके पास में क्या है, सारे के सारे जो विश्रांति काल है उन विश्रांति कालों का औसत मान है, और औसत को अपने लिख लेते हैं टो से। वैसे टो बार से लिखा जाता है, मैंने किससे लिख दिया, इसे टो से लिख दिया है। ये किसका मान है, माध्य विश्रांति काल का। किसका मान है? तो ये माध्य विश्रांति काल का मान है। ठीक है, आप लोग टो बार से लिख सकते हो इसे, मैंने टो से लिखा है इसे। किसका मान है? माध्य विश्रांति काल का मान है। तो आपके पास में वीडी वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? वीडी वेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है ए वेक्टर इंटू टो। ये किसका फॉर्मूला है? वीडी और इनका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, अब तक विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना है, विद्युत क्षेत्र इसमें नहीं है, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है विद्युत बल का। F इक्वल क्या होता है, एम ए होता है। F इक्वल एम ए, तो ए वेक्टर का फॉर्मूला बनता है F वेक्टर अपॉन एम। F वेक्टर अपॉन एम किसका फॉर्मूला है? ए वेक्टर का फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चों, F वेक्टर किसके इक्वल होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये माइनस ई और ई अपॉन एम किसका फॉर्मूला है? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है बल के लिए। बल इक्वल क्या है, माइनस का ई और ई। बल का फॉर्मूला है माइनस ई और ई के बराबर है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। माइनस क्या बता रहा है कि बल की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। यानी ए वेक्टर का जो मान है वो ये मान है। तो वी डी किसके इक्वल आ गया? देखिए, वी डी वेक्टर इक्वल आ गया आपके पास में, ये मान रखना है आपको, माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम और टो। यानी आप लोग लिख सकते हो वी डी वेक्टर इक्वल टो ई अपॉन एम इंटू ई वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया किसका? अपवन वेग और ई वेक्टर में संबंध का। अगर लिखा जाए इसे परिमाण के रूप में, किसके रूप में लिखा जाए? परिमाण के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखोगे इसे? वी डी इक्वल टो ई अपॉन एम और ई। ठीक है, ये किसके रूप में है? परिमाण के रूप में। देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिखा है टो ई अपॉन एम इंटू ई। ये अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र जो है इसमें संबंध आता है। ठीक है, इस प्रकार से इस टॉपिक को फिर से देख लेना एक बार के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के बोर्ड पर लिखता जाऊंगा मैं। अब देखिए आगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अपवन वेग और विभवांतर में क्या संबंध है, यानी विद्युत क्षेत्र की वजह क्या आ जाता है अगर विभवांतर आ जाता है, विभवांतर और अपवन वेग में संबंध अगर ये पूछा जाता, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ई वेक्टर होता है, यानी ई जो होता है किसके इक्वल होता है? वी अपॉन एल के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने संधारित्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम में लिया है कि ई इक्वल वी अपॉन एल। ठीक है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है बच्चों? विभवांतर है। ये क्या है? विभवांतर है, और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। एल क्या है बच्चों? एल जो है ये है चालक की लंबाई। एल क्या है? चालक की लंबाई। इसे यदि यहाँ पर रखें तो देखिए वी डी इक्वल बनता है, वी डी इक्वल टो ई अपॉन एम और वी अपॉन एल। ये संबंध आता है बच्चों किसमें? अपवन वेग और विभवांतर के मध्य। ठीक है, अपवन वेग और विभवांतर में अगर संबंध निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक टॉपिक और आता है बच्चों इसमें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसी से व्युत्पन्न कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। आपने क्या लिखा है? वी डी इक्वल टो ई अपॉन एम और ई लिखा है। ठीक है, ये लिख रखा है आपने। इसमें देखिए टो ई अपॉन एम को, ई क्या है बच्चों? नियतांक है। एम क्या है? नियतांक। और किसी चालक विशेष के लिए टो भी क्या होता है? नियतांक होता है। यानी ये राशि जो है वो क्या है? नियत है, नियतांक है। और इस नियतांक को लिखा जाता है म्यू से। किससे लिखा जाता है? म्यू से लिखा जाता है। और इस म्यू को नाम देते हैं गतिशीलता। क्या नाम देते हैं बच्चों? गतिशीलता नाम देते हैं। ध्यान रखना, गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? तो गतिशीलता इक्वल देखिए क्या आएगा? गतिशीलता का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वी डी इक्वल म्यू ई। तो म्यू इक्वल आ जाता है वी डी अपॉन ई। ये बच्चों किसका फॉर्मूला है? गतिशीलता का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है?
गतिशीलता का फॉर्मूला है। गतिशीलता बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कौन? गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता को जरूर पढ़ करके जाना। 1 या 2 नंबर का पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गतिशीलता क्या होती है। वीडी इक्वल वीडी अपॉन ई, यानी अपॉन वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इसका मात्रक, पूरा ध्यान रखना है, गतिशीलता क्या होती है, मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए गतिशीलता का मात्रक, तो बच्चों मात्रक यहाँ से देखिए, ये क्या है? वेग। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड होता है। ये क्या है आपके पास में? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आपने वहाँ देखा है, ई किसकी जगह क्या लिखा है? वी अपॉन एल, यानी वोल्ट। पूरा लिख देता हूँ, वोल्ट, और ऊपर जाएगा मीटर, तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकेंड क्या है? गतिशीलता का मात्रक है। यहाँ से आप लोग मात्रक लिख सकते हो, यहाँ से भी। पर ये जो टर्म है ये आपके लिए काम में आएगी विमा के लिए। विमा यहाँ से आसान होगी, क्यों? ये तो सीधा द्रव्यमान है। द्रव्यमान के आप लोग जानते हो, ये क्या है? आवेश है, और ये क्या है? समय है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप लोग? विमा निकाल सकते हो। तो बच्चों ये टॉपिक है आपका गतिशीलता। एक टॉपिक और आता है बच्चों इन्हीं से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध। यही लिख देता हूँ, विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध। अपवन वेग में संबंध, विद्युत धारा और अपवन वेग में क्या संबंध होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल एन ई ए वी डी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, I इक्वल एन ई ए वी डी, विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध। अगर ये वाला संबंध आपको निकालना हो तो इसके लिए आपको कल्पना करनी पड़ेगी एक चालक तार की, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, और इसमें एक अल्पांश लिया जाएगा जिसकी लंबाई कितनी है? डेल x है। कितनी लंबाई है? डेल x है। इसके एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या कितनी है बच्चों? तो इसके एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या जो है वो स्मॉल n है। ठीक है, अब देखिए अगर इस अल्पांश की बात की जाए, इस अल्पांश की, तो इस अल्पांश के अंदर आयतन कितना है? तो इस अल्पांश का आयतन है बच्चों a डेल x। कितना आयतन है? a डेल x। इसमें अगर आप लोग देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो a डेल x आयतन में कितने आएंगे? n a डेल x आएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? e होता है। तो इस अल्पांश के अंदर बच्चों कितना आवेश है? n a डेल x इंटू ई। और विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I इक्वल डेल क्यू बटा डेल t होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर रखें तो n a ई को तो एक साथ रखो, डेल x जो है इसके भाग में क्या लिख दो? डेल t को लिख दो। ठीक है, पूरी टर्म में डेल t का भाग दिया है, मैंने सिर्फ किसके भाग में लिखा है? डेल x के भाग में लिखा है। ये क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये आएगा I इक्वल एन ए ई वी डी। ये जो है किसका फॉर्मूला है? वीडी का फॉर्मूला है। ठीक है, वेग का फॉर्मूला है। तो I इक्वल एन ई ए वी डी, ये संबंध होता है बच्चों विद्युत धारा और अपवन वेग में। ये वाला भी आपको क्या करना है? याद रखना है। देखिए ये विद्युत धारा में अपवन वेग में संबंध है, ये अपवन वेग विभवांतर में संबंध है, ये अपवन वेग विद्युत क्षेत्र में संबंध है। ये किसकी परिभाषा मैंने लिख दी है? गतिशीलता की परिभाषा लिख दी है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा घनत्व का फॉर्मूला भी यही लिख देता हूँ इसी बोर्ड पर, I अपॉन ए। ठीक है, मात्रक क्या होता है? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। ये क्या है? धारा घनत्व। सबसे पहले बताया था मैंने, चैप्टर शुरू किया था तभी। ये क्या है? धारा घनत्व है। विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है, और धारा घनत्व कैसी राशि होती है बच्चों? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड पर जितनी टर्म लिखी हुई है इन सभी टर्म को एक बार आप लोग अच्छे से देख जाना। सारी टर्म्स जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग ओम के नियम की, कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम बताता है बच्चों कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखें। भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है बच्चों उसकी लंबाई, चौड़ाई, आयतन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उन सबको क्या रखें? अगर नियत रखें, तो जो चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं उस विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। अथवा आप लोग बोल सकते हो कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। ये वाला नियतांक और यहाँ जो नियतांक आएगा उसे क्या नाम देते हैं? आर बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर। आर का मतलब है बच्चों प्रतिरोध। प्रतिरोध।
ठीक है, ये आर जो है इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम, मात्रक क्या होता है, ओम, ये इसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, विमा अगर लिखें तो MLTA, ये क्या होती है, इसकी विमा होती है। विमा इसकी इंपॉर्टेंट है, और याद भी रखना बच्चों, कम से कम प्रतिरोध की विमा याद रखना, ताकि प्रतिरोधकता, चालकता, उन सब की विमा आसानी से निकाल सको। तो ये क्या होती है, इसकी विमा होती है। 12 32 से याद रखते हैं, 32 जो है वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, और टी और ए के लिए इसे लिखा गया है। MLTA क्या है, इसका फॉर्मेट है। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बात कर लेते हैं बच्चों ओम के नियम की व्युत्पत्ति की। अगर आपको ओम का नियम व्युत्पन्न करना पड़ जाए तो व्युत्पन्न कैसे करोगे। देखिए ओम के नियम की व्युत्पत्ति, अगर आपको क्या करना पड़ जाए, ओम का नियम व्युत्पन्न करना पड़ जाए, अगर ओम का नियम क्या करना पड़ जाए, व्युत्पन्न करना पड़ जाए आपको, तो व्युत्पन्न किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, प्रूफ अगर देखना हो ओम के नियम का, तो सबसे पहले देखिए I इक्वल क्या होता है, I इक्वल होता है NEAVD। I इक्वल क्या है, NEAVD है। और अब देखिए यहाँ पर अपने J का अगर देखें, J इक्वल क्या होता है, I अपॉन A होता है, J इक्वल I अपॉन A होता है। तो J इक्वल क्या आएगा, NEAVD अपॉन A, A से A हो जाता है कैंसिल, ये आ जाता है NEVD। किसका फॉर्मूला है ये, तो ये बच्चों फॉर्मूला एक और आ जाता है आपके पास में, अपवन वेग और धारा घनत्व में संबंध का। डी देखना गुणा में नहीं है, इसके साथ में लिखा हुआ है वी के बाद में, ये पैरों में लिखा हुआ है वी के, डी जो है इसे, डी जो है इसी के साथ में है, अपवन वेग को बता रहा है, यानी वेग वी की जगह लिखा गया है वी डी। अब देखिए बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो वी डी है, वी डी इक्वल क्या होता है, टो ई अपॉन एम होता है, टो ई अपॉन एम होता है, और साथ में क्या आता है, ई आता है। अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ, इस जगह अगर लिख देता हूँ, तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है जे इक्वल एन, ई तो अपनी जगह आएगा, और इस वी डी की जगह ये वाला मान हम लोगों को लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ई की बन जाएगी स्क्वायर, साथ में आ जाएगा टो, भाग में एम इंटू ई, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, ये वाला फॉर्मूला जो है वो बनता है। यहाँ जो ये टर्म लिखी गई है, ये वाली टर्म, ये टर्म, इसको कहा जाता है बच्चों चालकता। इसको क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। और किससे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है सिग्मा से। तो ये बनता है जे इक्वल सिग्मा ई। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है ये, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखे पूछ सकते हैं आपको। तो जे इक्वल सिग्मा ई क्या होता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है। ठीक है, अब देखिए अपने पास में मान लेते हैं ये क्या है, एक चालक है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, लंबाई इसकी कितनी है, स्मॉल एल है। इस पर एक बैटरी लगा देते हैं, जिससे इसमें क्या उत्पन्न हो जाए, विभवांतर उत्पन्न हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या प्रवाहित हो जाएगी, धारा आई प्रवाहित हो जाएगी। तो जे जो है किसके इक्वल आएगा, आई अपॉन ए के बराबर आएगा, और ये सिग्मा रहेगा। ई किसके बराबर होता है, वी अपॉन एल के बराबर होता है। ठीक है, इसी चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा था, ई जो है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन एल, और जे धारा घनत्व का फॉर्मूला 2-3 बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में मैंने, आई अपॉन ए के बराबर होता है। देखिए यहाँ से अगर v का मान ज्ञात करें तो v का मान क्या आएगा, देखिए v का अगर मान ज्ञात करें, v बच्चों विभवांतर है ये, तो आई अपॉन ए तो अपनी जगह रहेंगे, आई अपॉन ए जो है ये तो क्या रहेंगे, अपनी जगह रहेंगे। l इसके गुणा में आएगा और सिग्मा क्या आएगा, भाग में आएगा, यानी l गुणा में आएगा और सिग्मा जो है वो क्या आएगा, इसके भाग में आएगा। सिग्मा जो है 1 सिग्मा जो है ये बराबर होता है रो के, और इसको बच्चों कहा जाता है प्रतिरोधकता। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है प्रतिरोधकता। तो v किसके बराबर आ जाता है, यहाँ से देखिए v बराबर आ जाता है रो l अपॉन a इंटू आई के। v इक्वल इसकी जगह आ गया रो l अपॉन a अपनी जगह, और i, ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी गई है इसको प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है बच्चों r का, यानी जो हम लोग लिखते हैं ना, प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के, तो ये यहीं से लिखते हैं। तो v इक्वल क्या आ जाता है बच्चों, r आई आ जाता है, और ये क्या है, ओम का नियम है। इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो ये किसका नियम है, ओम का नियम है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ओम के नियम को आप क्या कर सकते हो, व्युत्पन्न कर सकते हो। अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ आती है, जैसे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो आवेश वाहक होते हैं, किसी चालक में जो आवेश वाहक होते हैं उसके आवेश वाहकों के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोध की विमा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आर इक्वल क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ये किसका फॉर्मूला है, प्रतिरोध का फॉर्मूला है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
जी से लिखते हैं और क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो जी किसके बराबर आएगा बच्चों, 1/r के बराबर आएगा। मात्रक क्या आएगा इसका, तो इसका मात्रक आता है बच्चों सीमेन। क्या आता है, सीमेन। या क्या लिखते हैं, महो। या क्या लिख सकते हो आप लोग, ओम इनवर्स लिख सकते हो। जो ओम है इनवर्स लिख सकते हो। ये सारे किसके मात्रक होते हैं, चालकत्व के मात्रक होते हैं। प्रतिरोध जो होता है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। एक दो बातें और यहाँ से अगर करें, जैसे सिग्मा इक्वल हम लोगों ने क्या लिखा है, सिग्मा इक्वल n² 2/m लिखा है, ठीक है। और सिग्मा इक्वल क्या होता है, 1/ρ होता है। क्या होता है, 1/ρ होता है। तो जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता, ये क्या है आपके पास में, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वो क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वो क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। अब देखिए प्रतिरोध तो आवेश वाहक जो होते हैं उनके मार्ग में क्या होती है, रुकावट होता है। आर इक्वल क्या लिखा है हम लोगों ने, ρl/a लिखा है। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या आ जाता है, AR/L, यानी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले और एकांक लंबाई वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है उसी को किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। अगर मात्रक देखें तो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों आपको पता है ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। तो ओम इंटू मीटर क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ओम इंटू मीटर। चालकता का ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स क्या आ जाता है, मात्रक आ जाता है। ध्यान रखना, जिन चालकों का प्रतिरोधकता का मान ज़्यादा होता है उनसे प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटन। और जिनके लिए चालकता का मान ज़्यादा होता है उनसे चालक तार बनाए जाते हैं, जैसे चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, उनसे क्या बनते हैं, आपके चालक तार बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वर्ण कोड की बात करेंगे और बचा हुआ चैप्टर जो है उसे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।